हेलो, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी, जिसको हम KMT शॉर्ट में बोलते हैं। जो चैप्टर सीरीज में चले जा रहा है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th का 5th चैप्टर है। जेईई नीट में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको गैस लॉ भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी डिटेल बढ़िया डेरिवेशन के साथ इंक्लूडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल समझा था। वो इक्वेशन क्या है मैं आपको बता दूं, काइनेटिक गैस इक्वेशन उसको बोलते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। यहां पर U था, U RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो माई सेल्फ डॉक्टर PK सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए बात को स्टार्ट करते हैं। तो KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी पिछली वीडियो आप जरूर से देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उस वीडियो के बाद इसको समझना, एप्लीकेशन को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। यहां पर m था बेटा, यहां पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। n यहां पर है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, और ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसकी तो काफी डिटेल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में जो इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ KMT पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बॉयल्स लॉ को रीवेरीफाई करेंगे थियोरेटिकली, मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ को रीवेरीफाई करेंगे, और एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर। ये कंटेंट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो N और M, इफ अगर मैं बोलता हूं बेटा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हैं, जिसको मैं 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं। सो आई कैन राइट क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस को अगर मैं n की वैल्यू, n क्या बोल रहा हूं यहां पर, 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको हम बोल सकते हैं m। ये मैंने पिछली क्लास में लास्ट में बताया था। और m को मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर? मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इस काइनेटिक गैस इक्वेशन को हम लोग, एक और तरीका है लिखने का, वो है बेटा PV इज इक्वल टू 1/3 mU²। RMS आप लिखना चाहें तो लिखिए, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको अच्छे से डिराइव किया था, सारे कंसेप्ट इसके क्लियरली समझ लिए थे। अब हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, हम लोग, ये मैंने एक थोड़ा सा रेफरेंस यूज किया अपनी पिछली क्लास को लेकर। कुछ बच्चों ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो उनको यहां समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इसको लिया। अब एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन आती है बेटा, वो आती है बॉयल्स लॉ। अब कुछ बच्चों को लगेगा बॉयल्स लॉ तो उनको आता है, डेफिनेटली आपको आता है। पिछली क्लास में एक हमने बॉयल्स लॉ की पूरी वीडियो बनाई है, उसको आप अच्छे से देखिए, जिसके अंदर दुनिया भर के ग्राफ वगैरह डिस्कस किए गए हैं। लेकिन यहां पर बॉयल्स लॉ का हम लोग कर रहे हैं वेरिफिकेशन किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन। क्वेश्चन यहां पर कई बार आता है कि बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी, तो वही यहां पर बात एक्चुअली हो रही है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैथमेटिकल वेरिफिकेशन आपको इसका बता दूं, उसके बाद थियोरेटिकल वेरिफिकेशन को अच्छे से समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल वेरिफिकेशन क्या है? देखिए, फ्रॉम द काइनेटिक गैस थियरी, जो अभी अभी मैंने लिखी थी, वहां से हम लोग जानते हैं बेटा PV इज इक्वल टू 1/3 mU²। m मैं यहां पर लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, ये हम पहले से ही जानते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो PV इज इक्वल टू 2/3
मल्टीप्लाइड बाई 1/2 mu स्क्वायर, मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। सिंस वी नो काइनेटिक एनर्जी आप लोग सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mu स्क्वायर। u यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये स्पीड ही है, तो हाफ mu स्क्वायर में लिख सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर pv इज इक्वल टू 2/3 और इस हाफ mu स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग को पता है, क्या पता है? पता तो बहुत कुछ है ना। फ्रॉम द postulate of काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी ने हम लोग को बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली उन्होंने कहा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पॉइंट कहां से आया है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी के एक पोस्टुलेट से आया है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का साइन हटा रहा हूं, के लेकर आ रहा हूं। के क्या है यहां पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कुछ लोगों को एवरेज नहीं लिखना है तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी यहां पर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखने वाला हूं? kT। इसकी जगह लिखने वाला हूं kT। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा pv इज इक्वल टू 2/3 kT। क्लियर है? अब इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, इस पॉइंट को, तो 2/3 क्या है बेटा? मैथमेटिकल कांस्टेंट। k क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और t टेम्परेचर, बॉयल्स ने कहा था टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में 2/3 k और t ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, तो आई कैन राइट pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखने का मतलब है कि यू हैव वेरीफाइड बॉयल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैस की हेल्प से आप इसको वेरीफाई कर चुके हैं। सो दिस इज वेरी स्मॉल काइंड ऑफ you can say verification of Boyle's law with the help of KMT। KMT के अकॉर्डिंग ये काफी आसान हो गया। अब बात करता हूं बेटा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन की। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन TE लिख दे रहा हूं। कंसेप्चुअली समझना है, माइक्रो लेवल पर समझना है, क्योंकि काइनेटिक गैस इक्वेशन बनाई क्यों गई थी? काइनेटिक गैस इक्वेशन बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि जितने भी मैक्रोस्कोपिक मॉडल थे गैस के, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ, जितने भी थे, उन सभी को माइक्रोस्कोपिक मॉडल के ऊपर गैस के हिसाब से समझना, यही थी एप्लीकेशन KMT की। ठीक, काइनेटिक गैस थियरी की। तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन यानी इस बात को थियोरेटिकली KMT ने कैसे एक्सप्लेन किया, जरा बात को सही से समझते हैं। सपोज करते हैं बेटा हमारे पास ये एक पिस्टन है, एक कंटेनर है विद अ मूवेबल पिस्टन, ये एक मूवेबल पिस्टन के साथ है, और एक और मैंने यहां पर बना दिया मूवेबल पिस्टन जिसमें मैं थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, ये 2 पिस्टन मैंने यहां पर बना दिए, यहां वॉल्यूम थोड़ा कम दिखा रहा हूं, यहां वॉल्यूम ज्यादा दिखा रहा हूं। मुझे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है? क्या कांस्टेंट रखना है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अब ये जो मॉलिक्यूल है बेटा यहां पर, ये लगातार रैंडम मोशन करेगा, यहां टकराएगा, उसके बाद यहां टकराया, या ये रैंडम मोशन स्ट्रेट लाइन में करता रहेगा, ये लगातार रैंडम मोशन करता रहेगा। एंड व्हेन दीज गैसियस मॉलिक्यूल कोलाइड टू ईच अदर एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल, जैसे ही कंटेनर की दीवार से टकराएगा, इट विल एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर को आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल मैनोमीटर वगैरह लगाकर आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब आपने क्या किया? मैंने कहा वॉल्यूम को बढ़ा दिया, मैंने कहा वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब है यहां पर बेटा टेम्परेचर आपने क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर तो आप इंक्रीज नहीं कर रहे। नंबर ऑफ मोल क्या रखे हुए हैं? कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो नहीं बढ़ा रहे। आपने तो इस पिस्टन को खींच के बस ऊपर कर दिया जिससे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा सोचिए आप। तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, अब इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ना टकराने के लिए, ज्यादा ट्रेवल करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने इसको ज्यादा जगह दे दी, ट्रेवलिंग डिस्टेंस बढ़ा दिया। जब इसका ट्रेवलिंग डिस्टेंस बढ़ गया, ज्यादा ट्रेवल करके ये हिट कर रहा है, देखिए टेम्परेचर नहीं चेंज किया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने चेंज नहीं किए, गैस के मॉलिक्यूल जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं। इट मींस द गैसियस मॉलिक्यूल विल कोलाइड टू ईच अदर एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल, बट यहां पर जो
प्रेशर लगाएगा, यहां पर जो हिट करेगा वो कम कर पाएगा, यहां पर हिट नंबर ऑफ हिट्स क्या करेगा, ज्यादा करेगा। इसका मतलब यहां बेटा वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, यहां वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड दिस इज द थियोरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का केएमटी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि व्हेन द गैसियस मॉलिक्यूल collide to each other as well as on the wall of the containing vessel they will exert pressure। यहां पर वॉल्यूम कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों तरफ बराबर हैं, तो क्या होने वाला है, यहां पर नंबर ऑफ हिट्स ज्यादा होंगे, ज्यादा हिट करेगा दीवारों पर, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा। यहां पर नंबर ऑफ हिट्स कम कर पाएगा क्योंकि स्पीड उतनी है, ताकत उतनी है, तो यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर यहां कम हो जाएगा और यहां पर ज्यादा रहने वाला है। इतना पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। एंड दिस इज द theoretical as well as mathematical verification of Boyle's law with the help of KMT। KMT की हेल्प से ये हमने यहां पर प्रूव कर लिया। ठीक, अब हम आगे बात कर रहे हैं, मैं सब हटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि काफी बड़ा सा पोर्शन रीयूज हम कर पाएंगे, इससे आपको बहुत आसान लगेगा, कहीं कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अब बेटा मैं बॉयल्स की जगह बात करूंगा चार्ल्स की। अब मैं बॉयल्स लॉ की जगह बात कर रहा हूं चार्ल्स लॉ के वेरिफिकेशन की। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये भी एक एप्लीकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चार्ल्स लॉ को आप केएमटी की हेल्प से कैसे वेरीफाई करेंगे। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में छोटा सा चेंज करेंगे, बात वहीं बन जाएगी। देखिए कैसे करने वाले हैं, सुनिए। फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये तो हम लोग को पता है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर, ये तो पता है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, स्टेप सेम। काइनेटिक एनर्जी स्टेप सेम, पीवी इज इक्वल टू 2/3, काइनेटिक एनर्जी स्टेप सेम। फ्रॉम द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थियरी, हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखा था kT, सेम है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर रहा हूं kT से, तो मैं लिख सकता हूं बेटा पीवी इज इक्वल टू 2/3 kT, 2/3 kT। क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रेशर को इधर, टेम्परेचर को इधर ला रहा हूं, तो V अपॉन T इज इक्वल टू लिख सकता हूं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई K अपॉन P। अब सुनिए इसकी कहानी, बहुत ही सिंपल हो गया। चार्ल्स चल रहा है ना, चार्ल्स ने क्या बोला था वो तो सबको याद ही होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाला था। चार्ल्स तो सबको आता ही होगा। यहां पर देखिए अगेन 2/3 क्या है बेटा, मैथमेटिकल कांस्टेंट, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, P प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स ने, क्योंकि बोला था चार्ल्स के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ यहां पर प्रूव हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया बेटा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन चार्ल्स का, बिल्कुल क्लियर है, इसको जल्दी जल्दी आप नोट करते रहिए पॉज वॉज करके, ये तो सब तुम्हें आता ही होगा। अब आगे बात करता हूं इसके थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन की। तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन सुनिए जरा, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में क्या बात हुई, देखिए यहां पर सपोज करते हैं ये एक पिस्टन है, छोटा सा बना दे रहा हूं जिससे डायग्राम आने से एक बढ़िया सा इमेजिनेशन हमारे ब्रेन में फिट बैठता है। और एक पिस्टन मैंने ले लिया भैया यहां पर, जहां पर हमने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है, वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है। अब क्या यहां पर लॉजिक है बेटा, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी, वैसे इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर मैंने लिखा हुआ ही है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर यहां पर वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, यहां वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2, और प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब पॉइंट को समझिए, थ्योरी के हिसाब से क्या लिखना होगा, यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर गैस के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल बराबर, एक पॉइंट क्लियर हो गया। हमें क्या मेंटेन करना है, हमें मेंटेन करना है प्रेशर कांस्टेंट। अब ये प्रेशर कांस्टेंट कैसे मेंटेन होता है इसके ऊपर ध्यान देना। यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर जो मॉलिक्यूल हैं, अगर टेम्परेचर है हमारे पास कम, टेम्परेचर है कम, तो हमने यहां दिखाया वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर कम है। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया
तो मैं यहां दिखा रहा हूं बेटा वॉल्यूम भी मैंने बढ़ा दिया। अब ये हुआ कैसे, थियोरेटिकली अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार लिखते लिखते गड़बड़ होने लगती है। होगा ये कि यहां वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन करेंगे दीवारों पर, कोलिजन दीवारों पर करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बात क्लियर है। चलो एक सर्टेन यहां पर प्रेशर होगा P, जिसको मैं बोल दे रहा हूं यहां पर प्रेशर है P अप्लाई। अब मुझे बेटा प्रेशर चेंज नहीं होने देना है, मैं चाह रहा हूं प्रेशर अभी भी कांस्टेंट रहे, सेम रहे, लेकिन वहां गड़बड़ होने लगेगी। कैसे? जो मॉलिक्यूल यहां पर है बेटा वो एक सर्टेन फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहा होगा, यानी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, जिसको हम P बोल रहे हैं। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि मैं प्रेशर कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं। इस लॉजिक को ठीक से समझना, क्योंकि यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे इनकी स्पीड फट 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 बहुत तेज होने वाली है। इनकी स्पीड क्या होने वाली है? ये तेजी से जाएंगे। क्यों तेज चलने? यहां के मॉलिक्यूलर स्पीड होगी स्लो, यहां पर होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मॉलिक्यूल ज्यादा ठक 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 स्पीड ज्यादा हो गई। अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। अब प्रेशर अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज, यानी यहां से मैं दौड़कर जाऊं, दीवार अगर दूर हो जाए तो भले मेरी स्पीड ज्यादा हो गई, लेकिन मैं दीवार तक थोड़ा एक सर्टेन टाइम लगेगा। अगर नजदीक है वहां पर हिट करना है तो कम समय लगेगा। अब स्पीड बढ़ गई तो मैं अगर दीवार को ही दूर कर दूंगा, यानी मेरी वॉल जो कंटेनिंग वेसल की वॉल है, ये मॉलिक्यूल स्पीड तो बढ़ा चुका है, लेकिन अगर मैंने इसको दूर कर दिया यानी मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो फिर वो प्रेशर उतना ही एक्सर्ट करेगा। तो बोल क्या रहे हैं कि व्हेन द गैसियस मॉलिक्यूल कीप ऑन कोलाइडिंग टू ईच अदर, in second case with the increase of temperature average kinetic energy of the gaseous molecule increases. As a result the molecular motion will increase, molecule will hit towards gases more, गैस के मॉलिक्यूल हिट ज्यादा करेंगे कंटेनर की वॉल पर। दैट इज वाई फोर्स पर यूनिट एरिया मींस प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा। बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना ही है वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज, वॉल्यूम को बढ़ना ही चाहिए, वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। पॉइंट समझ में आया? तो थियोरेटिकली चार्ल्स लॉ कैसे एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिकली कैसे करना है, सिमिलरली बॉयल्स लॉ थियोरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली। ये बहुत बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस पर ध्यान देना है आपने। अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है बेटा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी यहां पर लेने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ऐसा बार लगा दो, डंडा लगा दो, तो इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये बड़े काम की है बेटा। काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोग को पता है बेटा, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mu²। वहीं से स्टार्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो पीवी इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 mu²। अब सिंस वी नो काइनेटिक एनर्जी is equals to half mu square, so I can write PV is equals to 2/3 multiplied by काइनेटिक एनर्जी। यहां तक तो स्टेप अगेन बिल्कुल सेम चला, कहीं कोई फर्क नहीं आया। अब सुनिए, मैं लिख सकता हूं बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3/2 इंटू PV। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, 3/2 yes PV। So since we know from ideal equation, from ideal gas equation, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, कौन सी है बेटा? PV is equals to nRT। PV is equals to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है ना सभी लोगों को? ठीक। इफ नंबर ऑफ मोल, यहां पर n क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल अगर हमारे पास है बेटा 1 मोल है,
1 मोल को आप 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा PV इज इक्वल टू RT, n की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक। तो PV की जगह में क्या लिख रहा हूं, RT। तो नाउ आई एम राइटिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू RT। तो यहां से ये जो वैल्यू आई काइनेटिक एनर्जी की, इस काइनेटिक एनर्जी को बेटा बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। कुछ लोग इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। अब ये पॉइंट तो हो गया क्लियर कि टोटल काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल की कैसे निकालनी है। इफ नंबर ऑफ मोल 1 है तो ऐसे, अगर नंबर ऑफ मोल 1 नहीं है तो आप RT की जगह, इस RT की जगह पूरा लिख दीजिए nRT, तो कैलकुलेशन में वो काम आ जाएगा। अभी एक न्यूमेरिकल में हम लोग देख लेंगे। अब आगे की कहानी सुनिए। अगर हमसे पूछा जाए एवरेज, ये तो था बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, एवरेज निकालने के लिए 1 मोल के लिए एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको आवागैद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। यानी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है इसको डिवाइड कर देता हूं बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, यानी आवागैद्रो नंबर से, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं इसको मैं बोल सकता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोल सकता हूं, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी सॉरी 3/2 इंटू RT। मैथमेटिकली सही बनाए रखने के लिए तो इसको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा, आवागैद्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, ये वैल्यू को क्या बोलने वाला हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जरा इधर देखिए, इसको क्या बोलने वाला हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इधर की जगह इधर आ जाते हैं, यहां पर थोड़ी जगह ज्यादा है। चलिए यहां पर देख लेते हैं बेटा। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी बार, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बार लगाकर, इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2 RT। ये वैल्यू है आवागैद्रो नंबर। आवागैद्रो नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। Na इज द सिंबल ऑफ आवागैद्रो नंबर। अब R क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Na क्या है, कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं, आवागैद्रो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट। न्यू कांस्टेंट, ये एक न्यू कांस्टेंट आ चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल k, और स्मॉल k को यहां पर बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ, बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वर्ड याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं स्मॉल k को। तो मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बार इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन Na की जगह स्मॉल k और t, स्मॉल k और t। तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला, किसके लिए बेटा, थोड़ा लेफ्ट राइट में हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा लिखने से टाइम अननेसेसरी वेस्ट ही होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, उसके बाद एक छोटा सा बोल्ट्जमैन का कंसेप्ट लिया, और फाइनल आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये T है, डिजाइनर सा T है, इसको आप 3/2 क्या है बेटा, मैथमेटिकल कांस्टेंट, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये पोस्टुलेट, ये पॉइंट किसने दिया था, ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने इसको हमें क्लियरली बताया था। अब यहां से एक दो छोटे छोटे टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उन न्यूमेरिकल्स में या तो आपसे वो टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं बेटा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बताइए, या फिर वो आपसे पूछते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताइए, या कभी कभी वो आवागैद्रो नंबर की कैलकुलेशन कराने लगते हैं, कभी वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कैलकुलेशन कराने लगते हैं। तो अलग अलग टाइप के यहां पर क्वेश्चंस हमारे सामने बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि CH4 हमने ली गैसियस स्टेट में 32 ग्राम, और हम लोगों ने टेम्परेचर रखा लाइक 27 डिग्री सेल्सियस,
जिसको आपको पता ही होगा इसके अंदर 273 तुरंत ही ऐड कर देना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स इनटू द केल्विन में बन जाएगा। तो केल्विन में कितना हो जाएगा 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन, क्योंकि केल्विन में रख लें एकदम से वही अच्छा रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालनी है और एक हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालना है। ये सपोज करिए हमारा क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। कई स्टूडेंट यहां पर एक छोटे से कंफ्यूजन में फंसते हैं, मैं चाह रहा हूं आप उसमें ना फंसें, अच्छे से आपको क्लैरिटी आ सके। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 3/2 मैंने कहा था nRT आप रखें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 है तो अपने आप ही R n की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ मोल 1 नहीं है तो कोई ना कोई वैल्यू रखकर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया बेटा 3/2। नंबर ऑफ मोल होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू T। चलिए तो इसको अभी यहां से हटा देता हूं, पहले इसकी कैलकुलेशन पूरी कर लें। तो बेटा 3/2 वेट है 32 ग्राम। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास CH4 कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 4 जा 4 तो आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई R की, यहां हम निकाल रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आंसर आना चाहिए जूल में, है ना। तो जूल के हिसाब से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू कौन सी यूज करनी है 8.314। यहां गलती नहीं होनी चाहिए, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट वाला, क्योंकि जूल चाहिए तो इसलिए वही यूनिट वाला आपको R यूज करना है और टेम्परेचर रखा आपने 300। सो दिस यू कैन कैलकुलेट टू गेट योर आंसर। ये अब आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे, आई होप यहां पर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। हम चाहें तो करके देख भी सकते हैं। 16 टू 32 तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 और 3 900 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 यूनिट आएगी इसकी जूल पर। जूल पर क्या, ये कितने मोल थे बेटा, n की वैल्यू क्या थी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू क्या थी 32/16। 32/16 मतलब 2 मोल, तो मैं जूल पर 2 मोल लिख सकता हूं, या फिर सिंपली आप जूल ही छोड़ दें। अच्छा, दूसरा हम लोगों को निकालनी थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक तो तरीका यह है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी है, ये भी बढ़िया तरीका है, डिवाइड बाई कितने मोल हैं मल्टीप्लाइड बाई Na कर लीजिए। ये भी एक ट्रिकी सा मेथड है, बढ़िया सा मेथड है। यानी टोटल आ गया बेटा आपका 900 इंटू 8.314 और डिवाइड कर लीजिए मोल कितने हैं 2 मोल। Na की वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहां से जो भी वैल्यू आएगी, यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट रहेगी जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल। और दूसरा तरीका है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैं 2 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ बच्चे गड़बड़ करने लगते हैं। दूसरा है बेटा वही 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई T। तो यहां पर आप 3/2 रखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए R अपॉन Na, R मतलब 8.314, Na मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और T मतलब टेम्परेचर 300। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, यानी इन दोनों का आंसर, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, यूनिट भी वही रहेगी जूल पर मॉलिक्यूल। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहां पर बनते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से न्यूमेरिकल बनते रहेंगे, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड्स को हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफ की हेल्प से अच्छा डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिसमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उन अल्फा, यू और वी उसको नॉर्मली बोला जाता है, उन तीनों को बढ़िया डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।